न केवल देश से माफी मांगनी चाहिए बल्कि इस नालायक को कुर्सी से भी घर अपने झोला उठा करके और इसको गुफा में पहुंच जाना चाहिए। बाबा को भिखारी है वहां जाना चाहिए, इसने देश को खत्म और बर्बाद कर दिया है। ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। काले कानून को लेकर मांगी तो अब इनके अंधभक्त क्या करेंगे? मोदी के गुर्गे जो कहते थे कि खालिस्तानियों की लड़ाई है, देशद्रोहियों की लड़ाई है, वो किस मुंह से कहेंगे, तारीफ करेंगे, सोचने का विषय है। कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अब आप अचानक से एक दिन यूपी पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। या फिर इस देश में लाखों लोग, अगर मान लीजिए 20 लाख लोग खड़े हो जाए, एक साल के लिए आंदोलन कर दे कि हमको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो आप इनकम टैक्स हटा लीजिए। कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब हो गए कि उनका टैक्स देना देश के लिए कितना जरूरी है, तो सब पर से टैक्स हटा लेते हैं। आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो आपके वोट में इतनी चोट नहीं कर सकता, अपने वोट से आपको इतनी सियासी चोट नहीं पहुंचा सकता कि। अरे जून 2020 में जब काले कानून लाए गए तब से पहली बार चुनाव हुआ क्या? अरे चुनाव का हुआ, इससे पहले बंगाल में खेला होगी, आपको मालूम है कि नहीं? और गुरु नानक जयंती पर 700 किसानों की शहादत के बाद और करीब हमारा साल भर होने के लिए 7 दिन बाकी है। नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर भाजपा और उसके समर्थक कह रहे थे हमारी मांग देशद्रोहियों की मांग है, खालिस्तानियों की मांग है, तालिबानियों की मांग है, कहा जा रहा था क्या कहते हैं माओवादियों की मांग है, और तमाम किस्म की आरोप लग रहे थे। मैं ये बधाई देना चाहता हूं, और भाजपाई गाली निकाल रहे थे किसान आंदोलन को। पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी किसान आंदोलन में, कहना पड़ा मैं माफी चाहता हूं, मैंने 3 काले कानून बनाए। ये जीत है किसान आंदोलन की। तो देश में 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का दावा करने वाला 58,000 जो बच्चे लिखित टेस्ट भी पास कर चुके हो और मेडिकल टेस्ट भी पास कर चुके हो और शारीरिक परीक्षण भी पास कर चुके हो, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है कि 54,000 जो युवा जिनकी आयु बढ़ रही है उनके भविष्य को बचाने के लिए संसद में यह सवाल उठना चाहिए, क्योंकि उनकी आयु ज्यादा हो गई। अब एसएसबी डायरेक्ट उनको नहीं ले पाएगा। अरे जून 2020 में जब काले कानून लाए गए तब से पहली बार चुनाव हुआ क्या? अरे चुनाव का हुआ, इससे पहले बंगाल में खेला होगी, आपको मालूम है कि नहीं? पूरा भारत का खरबों रुपए वहां चुनाव में लगा। मैंने कहा पूरे भारत के 80,000 भाजपा कार्यकर्ता वहां रैली में जाते थे। मैंने तब कहा था पत्रकारों जरा भीड़ से पूछो, जो हिंदी नहीं बोल सकता है वो ममता के साथ है, और जो दूसरे राज्यों से गए हुए हैं वो भाड़े की भीड़ है। उस भाड़े की भीड़ से पश्चिम बंगाल में जो नकली चुनाव में जीत की बात कर रहे थे, वहां का हश्र आपके सामने है। आपके माध्यम से कहता हूं, ये कहते हम हिंदुओं की बात करते हैं, हमने मंदिर बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिमाचल का चुनाव हुआ, 97% हिंदुओं की आबादी है हिमाचल में, और 4 उपचुनाव हुए, 1 लोकसभा का, 3 विधानसभा का, और हिमाचल के हिंदुओं ने खारिज कर दिया। किसको? भाजपा को। तब भी तो इन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास शुरू कर दिया था, तब भी इन्होंने सारे कानून बना देते। तो हिमाचल की जनता ने बता दिया, हिमाचल के हिंदुओं ने बता दिया, हे नालायक हम तुमको खारिज करते हैं। और फिर अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन था, 2000 उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम की बसें, 5 करोड़ रुपए खर्चा। यह पैसा योगी और मोदी के बाप का नहीं है। 2022 में चुनाव होना उत्तर प्रदेश में, और योगी से हिसाब लिया जाएगा। और जिन अधिकारियों ने साइन किए, 2000 बसों को लगाया मोदी की भीड़ जुटाने के लिए, उनको जेल जाना पड़ेगा। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि सरकार नहीं आ रही है। और उस 2000 बसें, 5 करोड़ रुपए खर्चा, 30 जहाज उतारे गए, जहाजों को दिखाने के लिए लोग बुलाए गए, लेकिन लोग नहीं आए। 2000 बसें, 30 जहाज उतार करके, जहाज उतारता अरुणाचल में जहां कब्जा करके बैठे चीनी, जहाज उतारता लद्दाख में जहां कब्जा करके बैठे चीनी। हम ये कहना चाहते हैं, एक बात बता दूं आपके माध्यम से, कि निश्चित तौर पर ये सिर्फ उसका मामला नहीं है,
किसान आंदोलन, देश की बेरोजगारी, 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल डीजल गैस, दुगनी कीमत पर सरसों तेल का लुटवाना, गुजरात को स्मगलिंग का अड्डा बना देना, देश के बंदरगाह बेच करके वहां हेरोइन का स्मगलिंग का अड्डा बना देना, तालिबान के साथ में संबंध बनाना, आतंकवादियों के साथ साठगांठ करना और देश में बेरोजगारों की सुनवाई न करना, सड़क पे किसानों को मरवाना, इन सब से विवश होकर के अब मोदी को लग रहा है। हमने तो पहले कहा था, हम सवाल लेके आए हैं क्या 3 काले कानून पर, और जवाब लेकर जाएंगे, इन्हें खारिज करा के जाएंगे। तो मोदी को देर रात दुरुस्ताय करना ही था। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, जैसे ही माफी मोदी ने काले कानून को लेकर मांगी, तो अब इनके अंधभक्त क्या करेंगे? मोदी के गुर्गे जो कहते थे कि खालिस्तानियों की लड़ाई है, देशद्रोहियों की लड़ाई है, वो किस मुंह से कहेंगे, तारीफ करेंगे, सोचने का विषय है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के 3 काले कानून वापसी की बात की, इसी तर्ज पर मोदी को ये एसएससी जीडी के जो छात्र 54,000 ज्यादा हैं, उनके भविष्य को बनाने के लिए उसे खिलवाड़ न करे, उनकी नियुक्ति का तत्काल कोई रास्ता संसद से निकाले या अध्यादेश जारी कराए, अपील मैं करता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आपको लग रहा है मोदी जी इनसे भी माफी मांगेंगे देश के बेरोजगारों से? नहीं, माफी देखिए, हमारे 3 काले कानून जब तक संसद में वापस नहीं होते तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। मोदी ने तो 15-15 लाख की बात भी की थी, 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात भी की थी, अच्छे दिन की बात भी की थी, लाभकारी मूल्य की बात की थी। कौन सी ऐसी बात है जो मोदी पूरी कर पाया? मोदी ने कहा कोई नहीं घुसा गलवान में, हमारे 20 जवानों की लाशें आई थी, 76 घायल आए थे। कहा कोई नहीं घुसा भारत में। अरुणाचल में 100 घरों का एक गांव बसा दिया चीन ने। भूटान से लेकर के और सिक्किम से लेकर 600 गांव बसाने वाला है। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, न केवल देश से माफी मांगनी चाहिए, बल्कि इस नालायक को कुर्सी से भी घर अपने झोला उठा करके और इसको गुफा में पहुंच जाना चाहिए। बाबा को भिखारी है वहां जाना चाहिए, इसने देश को खत्म और बर्बाद कर दिया है।